प्रणव नाम का एक मोची अपनी पत्नी आस्था के साथ सतीश नगर गाँव में सुकून से जीवन बिता रहा था। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। पैसों की तंगी थी, मगर आपसी समझदारी गजब की थी। सुख दुख में साथ चलते हुए उनका समय अच्छा बीत रहा था। पर एक ही समस्या थी। प्रणव और आस्था पति पत्नी तो थे, लेकिन उनकी माँ बिमला देवी और कोकिला देवी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। दोनों के घर आस-पास थे और रसोई बस एक ही थी। रोज रोज की तकरार ने प्रणव और आस्था की जिंदगी को नर्क बना दिया था। मुझे अब इस घर में एक पल भी अच्छा नहीं लगता। कितनी बार तुमसे कहा है, चलो कहीं और चलकर अलग रहें। ये रोज की कलह अब बर्दाश्त नहीं होती। अरे आस्था, अब क्या हो गया? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी माँ और मेरी माँ के बीच जो रोज का झगड़ा है, अब मैं थक चुकी हूँ। ओहो, पर मैंने तो अभी परसों ही समझा बुझाकर सब ठीक कर दिया था। जब तक तुम घर पर रहते हो सब चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलते हो वही पुराना तमाशा शुरू हो जाता है। अरे मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अब वो सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे, अब तो रिश्तेदार बन गए हैं, फिर भी झगड़ा करना नहीं छोड़ते हैं। हद है। झगड़ा करेंगी, फिर एक एक करके मेरे पास आकर एक दूसरे की बुराई करेंगी। अब से अगर किसी की भी बुराई करने घर आए ना, तो तुम दरवाजा मत खोलना आस्था। साफ साफ कह देना प्रणव ने मना किया है, बस बात खत्म। दोनों ही बिमला और कोकिला के झगड़े से परेशान थे। प्रणव उदास मन से काम पर चला जाता है। प्रणव के पिता का नाम पीताम्बर था। जैसे प्रणव और आस्था तंग थे, वैसे ही पीताम्बर भी रोज की कलह से परेशान था। लेकिन अपनी पत्नी बिमला की गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण वो उससे बहुत डरता था। अब की बार आखिरी बार कह रही हूँ, अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में मेरी लाश देखोगे। अरे अब क्या हो गया? मैं तो बस घर आया हूँ, अब इस बात पे इतना गुस्सा क्यों? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे अलग रसोई बनाकर दोगे या नहीं? अरे फिर वही बात, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे पास नई रसोई बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे प्रणव के पास तो हैं। एक बार उससे कहने में तुम्हें क्या हर्ज है? माँ होकर बेटे से कहूँ, ये तो शर्म की बात है। ओहो, रोज रोज मुझसे लड़ने से अच्छा है, देखो विमला, सीधे सीधे अपने बेटे से कह दो, भूख लगने पर लाज शर्म नहीं चलती है। हाँ हाँ, मैं जो कहूँ वो तो झगड़ा, लेकिन वो डायन कोकिला जो रोज मुझसे झगड़ा करती है, वो तुम्हें नहीं दिखता? सच कहूँ ना तो तुम दोनों ही कम नहीं हो। अगर वो नागिन है तो तुम नेवला हो, नेवला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ये सब कहो? अरे लाओ तुम, शायद मेरा पर्स बाजार में छूट गया, जरा देख कर आता हूँ। कहाँ भाग रहे हो? अभी जो कहा वो फिर से कहकर दिखाओ अगर हिम्मत है तो। बिमला बार बार पुकारती है, लेकिन पीताम्बर उसकी ओर देखे बिना बाहर निकल जाता है। जब भी बिमला उससे झगड़ने आती है, वो किसी न किसी बहाने घर से निकल जाता है। आस्था की माँ कोकिला देवी 60 वर्षीय एक बुजुर्ग विधवा महिला थी। उनके जीवन में बस एक ही अपना था, उनकी बेटी आस्था। जब भी उनकी बहू बिमला से झगड़ा होता तो वो आस्था के पास आकर बिमला की बुराई कर अपनी भड़ास निकालती थी। माँ, रोज तो दोपहर में खाना खाकर सोती हो, आज अचानक मेरे घर कैसे आ गई? क्या अब तेरे घर में आने में भी पाबंदी है? अगर तेरे पति को मेरे यहाँ आने से दिक्कत है तो साफ कह दे, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। हर बात पर इतना उल्टा सीधा क्यों सोचती हूँ माँ? मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें तुम्हारे यहाँ आने जाने से कोई दिक्कत नहीं। प्रणव तो अच्छा है, पर उसकी माँ के जो बुरे बर्ताव है मेरे साथ, उसके खिलाफ आज तक उसे एक शब्द कहते नहीं देखा। प्रणव झगड़ों से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए वो टाल देता है। जितने झगड़े होते हैं उनकी जड़ है उसकी माँ बिमला, वही रोज खुद झगड़ने आती है। लेकिन गलती तुम्हारी भी कम नहीं माँ। अगर तुम जानती हो कि मेरी सास गुस्से वाली है तो उन्हें नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकती?
अगर वो मुझसे बुरा बर्ताव करेगी तो क्या मैं चुप रहूं? मैंने बेटी दी है, गुलामी नहीं की। माँ, मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ मगर तुम मानती नहीं। अब से तुम्हारे झगड़ों की बातें मुझसे कहने मत आना। अब तू भी उनकी सगी हो गई है। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं रही। अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। कोकिला दुखी मन से वहाँ से चली गई। आस्था उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोकिला एक भी बात सुने बिना चली जाती है। बिमला के झगड़ों से बचने के लिए पीताम्बर दिन का ज्यादातर समय बाजार या गांव में इधर उधर घूमते हुए बिताता। प्रणव ये सब देखता तो था, लेकिन बिमला से कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वो भी उसे बहुत मानता और थोड़ा डरता था। हालांकि पीताम्बर और प्रणव के बीच बाप बेटे से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता था। अरे पिताजी, ये छुट्टी के दिन इतनी सुबह सुबह आप चाय की दुकान पे क्या कर रहे हैं? चाय के दुकान पे क्या, यहाँ चाय बनाने आएंगे? पीने आया हूँ। तू यहाँ क्यों आया है? वो घर में सब्जियां खत्म हो गईं, तो सोचा छुट्टी का फायदा उठाकर बाजार कर लेता हूँ। अच्छा किया, बाकी दिनों में तो तुझे समय ही नहीं मिलता। चल आजा, बैठ जा, साथ में चाय पीते पीते थोड़ी बातें करते हैं। अरे बैठ भी जा। माफ करना पिताजी, काम की वजह से पिछले कई दिनों से आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। अब ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? छाती में जो दर्द हो रहा था वो ठीक है ना? कभी ठीक ठाक रहता है, कभी बढ़ जाता है। अब तो आदत सी हो गई है। अरे क्या कहूँ बेटा, अब उम्र भी तो हो गई है बहुत। अरे ये कैसी बातें करते हो बाबा? मैं तो चाहता हूँ कि आप 100 साल जिएं। आपको याद है बचपन में आप कैसे हमको कंधे पे बैठाकर हंसते हंसते बाजार ले जाते थे और सब लोग देखकर मुस्कुराते थे। हाँ, वो दिन भला कैसे भूल सकता हूँ। एक समय तुझे कंधे पर लेकर पूरा गांव घूमा, और आज उम्र के हाथों हार मानकर तेरे ही कंधे का बोझ बन गया हूँ। आप मेरे लिए कभी बोझ नहीं बन सकते बाबा, ऐसी बातें तो मत कहो। आप मेरे साथ हो तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। अगर आप ना हो तो सही बताऊं बाबा, ये दुनिया ही बेकार लगती है। अच्छा, आप चाय पी लो, फिर बाजार चलते हैं। हर दिन की तरह बिमला रसोई में चूल्हे पर चावल चढ़ाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंचती है, देखती है कि कोकिला सब्जियां काटकर खाना बनाना शुरू कर चुकी है। उसे देखकर बिमला फिर गुस्से में आ जाती है। हर दिन मैं जल्दी खाना बनाकर आराम करना चाहती हूँ, लेकिन हर दिन कोई ना कोई रसोई पर कब्जा कर लेता है। मैं पहले आती हूँ, इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। जिसे दिक्कत हो वो अपनी अलग रसोई बना ले। हाँ बनाऊंगी, और जब मैं बड़ी सी रसोई बनाऊंगी ना, तब तू जल जल कर राख हो जाएगी। यही बात तो तू पिछले 5 साल से कह रही है। पहले रसोई बना ले, फिर बड़ी बड़ी बात कर। सारी उम्र मेरे साथ रसोई बांटती आई है। क्या ये रसोई तेरे बाप ने बनवाई है जो तू इसे अपनी समझती है? हाँ, मेरे बाप ने ही बनवाई थी। तुझे इससे क्या परेशानी? ओह, और एक दिन भी छुट्टी में अगर घर पर रहूं तो तुम लोग शांति से रहने नहीं दे सकते है ना? अगर झगड़ा बंद नहीं किया तो हम सब घर छोड़कर चले जाएंगे। दिमाग खराब करके रखा है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे अब ये सब। गांव का मुखिया किशनलाल नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसका सबसे विश्वस्त सेवक था मुरली। किशनलाल की कोई भी समस्या मुरली ही हल करता और उसके बदले में उसे मोटा इनाम भी देता। अब किशनलाल का दूर का रिश्तेदार महावीर उसके घर आने वाला था, जिससे वो बहुत चिंतित था। मुरली ने उसकी परेशानी भांप ली। आपके खास रिश्तेदार आ रहे हैं, उसमें इतनी चिंता की बात क्या है? आएंगे, 2-4 दिन रहेंगे और लौट जाएंगे। अरे बात उतनी आसान नहीं है रे मुरली। वो सारी जिंदगी शहर में रहा है, गांव में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, चिंता इस बात की है। आप फिक्र ना करें, मैं उसके लिए एक अलग आरामदायक कमरा तैयार करवाता हूँ, जिसमें सभी शहर जैसा इंतजाम होगा।
और गांव घुमाने के लिए तो मैं वो तो मैं हूं ही। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है खाना। यहाँ के बावर्ची जैसा भी बना ले, लेकिन महावीर तो मुंह भी नहीं लगाएगा। शहरी आदमी है, कैसे खाएगा यहाँ गांव का खाना? ओ हो, आप इजाजत दें तो मैं पूरे गांव में से जो भी अच्छे रसोइये हैं उनकी तलाश शुरू करता हूँ और साथ में खास इनाम की भी घोषणा कर देता हूँ। फिर देखिए कमाल। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, ऐसा ही करो। 2 दिन बाद महावीर आ रहा है, उसके आने से पहले गांव का सबसे अच्छा बावर्ची मुझको चाहिए। हाँ, आप तो बेफिक्र रहिए। ऐसा रसोइया लेकर आऊंगा जिसकी पकाई हुई चीजें खाकर ओहो महावीर जी जिंदगी भर याद रखेंगे, क्या खाया है ऐसा। अगर ऐसा हो सका तो मैं भी तुम्हें एक ऐसा इनाम दूंगा कि तुम भी जिंदगी भर याद रखोगे और कहोगे, क्या इनाम दिया है, क्या इनाम दिया है। जाओ जाओ, खोज शुरू करो उस रसोइये की, जाओ। मुरली ने पूरे गांव में सबसे अच्छे रसोइये की खोज शुरू कर दी और एक लुभावने इनाम की घोषणा कर दी। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। बिमला का स्वभाव था बात बात पर गुस्सा करना और झगड़ा मोल लेना। जब कोई उसके विरोध में कुछ कहता तो वो तुरंत रोने लगती। एक दिन सुबह की हलचल के कारण बिमला ने खाना पीना छोड़कर पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर रोते हुए बिताया। क्यों ऐसे बिना कुछ खाए पिए कमरे में बैठे रहोगी और रोते रहोगी तो क्या होगा इससे बिमला? इससे तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी ना। बिगड़े तो बिगड़े, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी मर जाऊं। मेरे मरने से ही इस घर में सबको शांति मिलेगी। अरे ये क्या कह रही हो बिमला? हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ना ना ना, ऐसी बातें ना सोचो। जिस बेटे को मैंने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा आज अपनी सास के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। ओहो, रोज काम में व्यस्त रहने वाला लड़का आज घर पर एक दिन की छुट्टी लेकर आया ताकि सबके साथ मिलकर दिन भर मस्ती में बिता सके। लेकिन जैसे ही देखा कि तुम और कोकिला फिर से झगड़ रही हो, यह देखकर उसका भी मूड खराब हो गया। वो भी तो इंसान है ना। तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैं तो बस चाहती हूँ कि जल्दी से खाना बनाकर दोपहर को थोड़ा आराम कर सकूं। लेकिन रोज उस कोकिला की वजह से देर हो जाती है। वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि मुझसे झगड़ा हो सके। देखो, कभी कभी विवाद से बचने के लिए चुप रहना जरूरी होता है। अगर तुम खुद को थोड़ा संभाल लो तो कोकिला कितनी भी कोशिश करे वो झगड़ा नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं चुप रहूंगी तो वो मुझे कमजोर समझेगी। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ये तुम्हारी ताकत है। बल्कि बात बात पर गुस्सा होना ही तुम्हारी कमजोरी है। और कोकिला इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुमसे झगड़ती है और तुम ये बात समझती नहीं हो। अरे बड़ी हो तुम, समझो। पीतांबर की बातों से बिमला को थोड़ी समझ आई। उसने वादा किया कि अब से वो कोकिला से झगड़े से बचने की कोशिश करेगी। मुरली ने एक अच्छा इनाम घोषित तो किया था, लेकिन उसे कोई अच्छा रसोइया नहीं मिल रहा था। तभी उसे बिमला और कोकिला की याद आई। एक समय था जब गांव में उनके हाथ के खाने की बहुत तारीफ हुआ करती थी, लेकिन उनके रिश्तों में कड़वाहट आने के बाद वो सारा नाम खो बैठी। उन्हें याद कर मुरली ने प्रणव से मिलने का सोचा। अरे मुरली, तुम यहाँ? जूता सिलवाना है या साफ करवाना है, बताओ। आज मैं जूता सिलवाने नहीं आया, आज मैं एक मदद मांगने आया हूँ। एक मामूली मोची, मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे जिस मुसीबत में फंसा हूँ उसमें मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ, देखता हूँ मैं कि कुछ कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, बताओ। देखो बात ये है
कि बाबूजी का एक खास रिश्तेदार शहर से हमारे गांव आ रहा है। अब शहर से आने वाला आदमी है, खाने पीने में स्वाद भी उसका शहरों वाला होगा, मतलब खास होगा। इसीलिए एक अच्छे रसोइये की जरूरत है। वैसे अच्छे रसोइये की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं तो कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जिसके यहाँ भी गया मुझे किसी का खाना ही पसंद नहीं आया। तभी अचानक मुझे कोकिला और विमला मौसी की याद आ गई। एक बार एक पूजा में मैंने उनके हाथ का बना भोग खाया था। एक समय था जब दोनों में बहुत अच्छी समझदारी हुआ करती थी, पर अब तो भाई एक दूसरे का नाम सुनना तक पसंद नहीं करती हैं। अरे हर दिन झगड़ा, किचकिच, पटपट, उनका तो नाम भूल ही जाओ। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे भूल जाऊं? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि किसी तरह से उनको राजी किया जा सकता है क्या, या फिर तुम दोनों से जाकर बात करो। देखो, जो भी तैयार हो जाए उसे मेरे पास भेज दो। अरे सोच क्या रहे हो भाई, कुछ तो जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ लगाओगे तो काम होगा तो तुमको भी फायदा होगा। बताओ बताओ बताओ। मुरली के बार बार आग्रह करने पर प्रणव मदद के लिए तैयार हो गया और उसने वादा किया कि वो दोनों से जाकर बात करेगा। पीतांबर की बात मानकर बिमला कोकिला से दूर रहने लगी। जब कोकिला उससे झगड़ा करने आती, तब भी बिमला बिना कुछ कहे वहां से हट जाती। बिमला के इस बदलाव को देखकर आस्था बहुत हैरान हो गई। यहाँ तक कि कोकिला भी सोचने लगी कि अचानक बिमला को क्या हो गया है। माँ, आप सो रही हैं क्या? कौन है? ओ बहू, आओ आओ। नहीं सो रही थी, बस थोड़ी झपकी आ गई थी। तुम इस समय? आप और पिताजी के लिए थोड़ी सी बैंगन की सब्जी लाई थी। कई दिन हो गए बैंगन की सब्जी खाए हुए। बहुत अच्छा किया। प्रणव से कहो आज रात का खाना हमारे साथ ही खाए। ठीक है माँ, वो जैसे ही घर आएंगे मैं कह दूंगी। बहुत अच्छा हुआ तुम आई। दिन भर अकेले रहती हूँ। तुम्हारे ससुर के बारे में तो तुम जानती ही हो, 2 पल घर में टिकते नहीं। दिन भर या तो बाजार या फिर चाय की दुकान पर गप्पे। आप लोग हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते? यूं अलग क्यों पड़े हैं? तुम्हारे ससुर की इच्छा थी कि बेटा और बहू के बीच कोई तनाव ना हो, इसलिए हम अलग रहते हैं। आजकल आप बहुत शांत हो गई हैं। मेरी माँ से भी पहले की तरह झगड़ा नहीं करती। क्या कोई बात है जिससे आपका मन खिन्न है माँ? मन तो खिन्न नहीं है, पर मैंने देखा कि हमारे झगड़ों से प्रणव बहुत परेशान होता है, इसलिए अब मैं इन सबसे दूर रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे दुख पहुँचे। मैंने अपनी माँ को कितना समझाया, पर वो मानती ही नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इन बातों को छोड़ दिया है। तुम्हारे ससुर ने मुझे समझाया, जो अपने गुस्से पर काबू पाले वही सबसे बड़ा समझदार होता है। बिमला की बातें सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर खुशी खुशी बातें करने लगती है। रात को प्रणव घर लौटता है। वो बिमला और कोकिला को मुरली के प्रस्ताव के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक जाता है। वो सोचता है कि पहले इस बारे में आस्था से बात कर ले, इसलिए बिना किसी को बुलाए सीधे अपने घर की ओर चला जाता है। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी माँ के पास जाकर लंबी बातें की। उन्होंने कहा कि आज रात हम उनके साथ खाना खाएं। ठीक है आस्था, आज हम वहीं खाएंगे, लेकिन पहले मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात? देखो, बात यह है कि आज मुरली मेरे पास आया था। उसने बताया कि किशनलाल बाबू का एक रिश्तेदार शहर से हमारे गांव आने वाला है। उसके लिए एक अच्छे रसोइये की जरूरत है। अगर जरूरत है तो ढूंढे, इसमें तुम्हें क्यों कहने आया? मुरली चाहता है कि मेरी माँ या तुम्हारी माँ कोई एक किशनलाल बाबू के मेहमान के लिए खाना बनाए। दोनों को ही हर तरह के खाने में महारत है। ये तो हम जानते हैं, पर क्या वो इस प्रस्ताव को मानेंगी? अब देखो, मैं दोनों से बात करूंगा, जो भी मानेंगे उसे अच्छा इनाम भी तो मिलेगा।
दोनों इस विषय पर मिलकर चर्चा करते हैं। किशनलाल का रिश्तेदार महावीर गांव आ पहुंचा। उसके आते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग उसकी आओ भगत में लग गए। महावीर एक गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। उसे जरा सी बात पर भी बहुत गुस्सा आ जाता था। इसलिए किशनलाल ने उसकी खातिरदारी में कोई कमी न हो, इस बात का खास ध्यान रखा। बहुत साल पहले तुम्हारे घर आया था, लेकिन हैरानी की बात है कि अब भी तुम्हारा घर वैसा का वैसा ही है। लो भाई, कोई बदलाव ही नहीं दिखता। अरे भाई, अकेला आदमी हूँ, अलग अलग कामों में उलझा रहता हूँ, घर सजाने का वक्त नहीं मिलता मुझे। हाँ, फिर भी इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी भर पैसा कमाते रहे हो, लेकिन उसे ठीक से खर्च ना कर सको तो उसका क्या मतलब। आजकल कोई इन पुराने सामानों का इस्तेमाल करता है क्या? ठीक है, ये जो मुरली है वो तुम्हारे हर काम में मदद करेगा। एक दिन वक्त निकाल कर उसके साथ बाजार चले जाना और जो भी पसंद हो अपने मन मुताबिक ले आना। मुझे इन सब की ज्यादा समझ नहीं है। हाँ, ठीक है। अगर बाजार जाऊंगा तो पूरे घर का सामान बदलवाना पड़ेगा और तुम्हारे ये पुराने जमाने के सारे सामान हटवाने पड़ेंगे। चलेगा? हाँ, सब चलेगा। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वही करना। अरे तो क्या मुझे यहाँ दिन भर बैठाए रखोगे क्या? मेरे लिए कोई कमरा उमरा तैयार किया है तो दिखाओ जरा। बस बातें किए जा रहे हो, बातें करवा लो तुमसे। दिखाओ भी, देख क्या रहे हो? हाँ, जरूर। मुरली, अरे ओ मुरली, महावीर को जरा उनका कमरा तो दिखा दो और ध्यान रखना उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। ले जाओ। हाँ बाबूजी, हाँ, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। महावीर बाबू, आइए, मेरे साथ आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आइए तो ठीक है, जरा बाहर पड़े हुए मेरे बैग भी तो उठाइए। क्या तुम्हें इसका ध्यान नहीं है? और तुम कह रहे हो कि शिकायत का मौका। अरे तुम जाओ, बैग उठाओ पहले। आइए। कोई चिंता की बात नहीं है। मैं अभी आपके बैग कमरे में पहुंचा देता हूं। आप अंदर जाइए, मैं आपका बैग लेकर आता हूं। जाइए। महावीर के आने के बाद से ही घर के नौकर चाकर सब सहमे हुए रहने लगे। वो हर किसी के काम में गलती निकालता और बुरा बर्ताव करता। सुबह प्रणव ने बिमला और कोकिला दोनों को घर के आंगन में बुलाया। जैसे ही वो पहुंची, प्रणव ने उन्हें मुरली के प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रणव को लगा था कि दोनों में से कोई भी तैयार नहीं होगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि दोनों ही तुरंत प्रस्ताव सुनकर राजी हो गईं। बहुत पहले गांव के लोग मेरी बनाई हुई खाने की चीज़ें खाकर जिंदगी भर याद रखते थे। रसोइया बिमला नाम से इस गांव में सब मुझे जानते थे। मेरे हाथ की बनी चीज़ें जो एक बार खा लेता, वो फिर किसी और के हाथ की चीज़ें नहीं खा पाता था। पूजा से लेकर अन्नप्राशन तक हर आयोजन में मुझे ही बुलाया जाता था। बेशक मैं इस गांव की सबसे बेहतरीन रसोइया हूँ, इसलिए मेहमान को अपने हाथ का खाना खिलाकर मंत्रमुग्ध कर दूंगी। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मेरी रसोई की तारीफ करेंगे। खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं। मेरा खाना खाकर वो मेहमान इस गांव को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। सारा जीवन यही रहेंगे। हर काम में मेरे पीछे क्यों लग जाती है? जो काम मैं करना चाहती हूँ वही तू क्यों करना चाहती है? मुरली ने ये प्रस्ताव सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी दिया है। इसलिए प्रणव ने आज हमें दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया है, ये बात बताने के लिए। ओहो, बस करो। तुम दोनों ही मेरे साथ किशनलाल बाबू के घर चलोगी। वहां उनके रिश्तेदार तुम दोनों के हाथ का खाना चखेंगे, फिर वही फैसला करेंगे कि उन्हें कौन सा रसोइया चाहिए। ठीक है? चाहे जो हो जाए, उस घर की रसोइया तो मैं ही बनूंगी और इनाम भी मैं ही जीतूंगी। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बिमला और कोकिला दोनों के मन में
एक दूसरे के लिए जलन पैदा हो गई और उनके बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। कोकिला और बिमला को उनके पकवान की परीक्षा के लिए किशनलाल के घर लाया गया, लेकिन महावीर ने निर्णय लिया कि दोनों एक ही समय में एक ही रसोई में खाना बनाएंगी और जिसका खाना महावीर को पसंद आएगा वही किशनलाल के घर की रसोइया बनेगी। सभी ने महावीर का निर्णय मान लिया। बिमला और कोकिला की परीक्षा शुरू होती है। दोनों तो बहुत ही अच्छे रसोइया हैं। मुझे तो लगता है कि घर में 2 रसोइया ही रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर यहाँ कोई झगड़ा हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। अरे तुम सब तो उनकी तारीफ कर रहे हो, अब देखना होगा कि क्या वाकई में वो तारीफ के लायक भी है या फिर नहीं। अरे बड़ी उम्मीद के साथ दोनों को चुनकर लाया हूँ। पूरे गांव भर में यही 2 मिले हैं और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सारा का सारा दोष मेरे सर पर आएगा। भगवान सुन रहे हो ना, मेरी रक्षा करना। अब देखिए, मेरा विश्वास है कि जो मैं तारीफ कर रहा हूँ वो जल्द ही सच साबित होगी। पहले गांव में दोनों की रसोई के बड़े चर्चे थे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि इनके रिश्ते में जहर घुल गया। हाँ वही, पहले माँ और कोकिला काफी अच्छे दोस्त थे, हर जगह साथ में जाती थीं, और अब तो जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गई हैं। अब क्या कहूँ, मैं तो आशा करता हूँ कि आज के बाद उनके बीच का रिश्ता सुधर जाए। एक साथ खाना बनाना, एक दूसरे की मदद करना, शायद उन्हें पुराने दिन याद दिला दें। मैं भी यही चाहता हूँ बाबू कि वो फिर से साथ में एक साथ रहें, उनकी दोस्ती फिर से नए सिरे से शुरू हो। अरे दोस्ती हो, साथ में रहें, ये सब बातें तो ठीक है। 2 घंटे हो चुके हैं, अब तक खाना नहीं बना। ऐसा क्या मन लग गया उनका खाना बनाने में कि खाना बनाते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाकर ही देखना चाहिए कितना खाना बना है। रुको। कोकिला और बिमला ने खाना बनाना पूरा कर लिया। वो महावीर और बाकी सभी को बुलाती है खाना चखने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि दोनों ने एक बहुत बड़ी चालाकी की थी। बिमला ने कोकिला की नजर बचाकर उसके पकवान में ढेर सारी मिर्च डाल दी और कोकिला ने भी बिमला की नजर बचाकर उसके खाने में खूब सारा नमक मिला दिया। सबसे पहले महावीर ने कोकिला की बनाई हुई इलिश मछली की पातूरी चखी, लेकिन मुंह में लेते ही उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो पूरी तरह नमक से भरी हुई थी। ओहो, अरे अब तक तो आपकी काफी तारीफ सुन रहा था। रसोइया है, ऐसे हो वैसे हो, क्या यही है आपकी अच्छी रसोइया? क्यों बाबू, मैंने तो सब कुछ नाप तोल कर डाला है, कोई कमी नहीं रखी। अरे क्या ये खाने लायक है? कमी नहीं बल्कि ज्यादा है, नमक। अरे इतना नमक कौन डालता है अपने खाने में भाई? आपको मैं रसोइया नहीं बना सकता। चलिए ये खाना लेकर जाइए, आप जाइए। बेचारी कोकिला अपना पकवान लेकर रसोई में वापस चली जाती है। अब बारी थी बिमला के बनाए खाने की, लेकिन इस बार और भी बुरा हुआ। जैसे ही महावीर ने उसका बना चिकन चखा, तेज मिर्च की वजह से उसके माथे से पसीना बहने लगा। अरे किशनलाल काका, बहुत तारीफ की थी तुमने इसकी। कहा था कि इनके खाने में तारीफ करते थकूंगा नहीं खाकर। ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं पानी पीते पीते नहीं थकूंगा, इतनी मिर्ची। अरे ऐसा क्या हो गया जब तुमने खाना फेंक दिया? ये खाने में इतना नमक कि ऐसा लगता है कि पूरे समंदर का नमक डाल दिया, और दूसरे में इतनी मिर्ची, ऐसा लगता है कि पूरे खेत की मिर्ची डाल दी हो। कहूँ खाना नहीं जहर बनाया है दोनों ने। कोकिला और बिमला दोनों को अपनी चालाकी की सजा मिलती है। महावीर उन्हें सबके सामने डांटता है और घर से निकाल देता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा दुखी होता है प्रणव, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों ऐसा कुछ करेंगी।
प्रणव को जब कोकिला और बिमला की हरकतों का पता चलता है तो वो उनसे बहुत नाराज हो जाता है और बात करना बंद कर देता है। तभी कोकिला और बिमला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों मिलकर निर्णय लेती हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारेंगी। इसके लिए वो मुरली की मदद लेकर किशन लाल के घर जाती हैं। वो महावीर से सारी सच्चाई बता देती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं। वो उससे विनती करती हैं कि वो एक बार फिर उनके घर आकर उनके पकवान चखें। काफ़ी विनती के बाद महावीर मान जाता है। बाबू, महावीर बाबू, आप यहाँ? हम तुम्हारे घर पर निमंत्रण में आए हैं। तुम्हारी माँ विमला देवी और तुम्हारी सास कोकिला देवी ने हमें उनके हाथ का खाना खाने के लिए बुलाया है। अब देखो, गलती हर किसी से होती है, लेकिन विमला देवी और कोकिला देवी ने अपनी गलती मानी और हमसे एक और मौका मांगा है। देखो प्रणव, अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। विमला और कोकिला काकी अब फिर से मिलकर रहेंगी। आज का दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। सही बताऊं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मैं तो बहुत खुश हूं। कोकिला और बिमला तरह तरह के पकवान बनाकर रसोई में परोस देती हैं। आंगन में पाटी बिछाकर सभी को खाना परोसा जाता है। उनके बनाए खाने इतने स्वादिष्ट होते हैं कि महावीर उनकी तारीफ करते नहीं थकते। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर दोनों से माफी मांगता है। किशन लाल भी उनके खाने से खुश होकर उन्हें 5-5 हजार रुपए पुरस्कार देता है और दोनों को अपने घर की रसोइया बना लेता है। कोकिला और बिमला के बीच की सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है और वो फिर से मिलजुल कर काम करने लगती हैं।